आज थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। भी हम थर्ड चैप्टर में आगे बढ़ रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट फेज देखा था इन थर्ड चैप्टर विच इज आइडियल गैसेस, और हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस देखे थे। द इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, इजंट इट। फिर पिस्टन के बार्बोगेट्रो थे, तो ये सब जो पढ़ा था उसके बाद अभी हमको इसको आगे लेके थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़ने हैं कि भाई कौन कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होंगे जैसे आप लेगा होने वाला है सिस्टम के अंदर। चलो तो आगे बढ़ते हैं इन दी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का पोर्शन हम अभी आगे बढ़ाएंगे और इसको खत्म करने में हमारे नियरली 3 to 4 लेक्चर जाएंगे। और मैं स्पीड थोड़ी ज्यादा रखने वाला हूं और ये टोटली न्यूमेरिकल पार्ट है, isn't it? तो कुछ भी नहीं समझ में आए मुझे पूछ लेना। ओके चलो, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बेसिकली दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अ फ्लो प्रोसेस, सेकंड वन इज अ नॉन फ्लो प्रोसेस। ओके, ये फ्लो प्रोसेस के अंदर दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, स्टेडी फ्लो प्रोसेस एंड अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस। स्टेडी एंड अनस्टेडी क्या है अभी आपको पता है। ओके एक मिनट, हाँ। और नॉन फ्लो प्रोसेसेस के अंदर ये सब प्रोसेसेस आते हैं जिसके बारे में अभी हमको स्टडी करना है। ये सभी प्रोसेसेस के बारे में ये चैप्टर में हमको स्टडी करना है। उसमें पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस और थ्रोटलिंग प्रोसेस। देखो, ये थर्मोडायनेमिक्स का ये जो पोर्शन है नॉन फ्लो प्रोसेस और उसके अंदर ये जो प्रोसेसेस है वो आपके फोर्थ सेमेस्टर का T1, फिफ्थ सेमेस्टर का T2 और आप कहीं पे भी कुछ भी थर्मल साइड का पढ़ोगे isn't it? उसका ये बहुत ही बेसिक पार्ट्स है isn't it? आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताऊं इसके तो ऐसी प्रोसेसेस जैसे आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, आपका रेफ्रिजरेशन है, मतलब घर का जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन है isn't it? आपका बॉयलर है, आपका पावर प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट्स है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो isn't it? ये सब में कुछ ऐसी प्रोसेसेस आती है जिसको हमको यूज करना है। तो ये उसका थ्योरेटिकल पोर्शन है जो अभी देखना है। मे बी आपके लिए ये बोरिंग होगा लेकिन इसका आगे बहुत ही एप्लीकेशन है isn't it? आई होप कि आपको मैंने जो बोला वो समझ में आया होगा, आप ध्यान से पढ़ोगे और थोड़ा क्या बोलते हैं, मैंने बोला जैसे कि थोड़ा मतलब न्यूमेरिकल पार्ट जा रहा है इसका और थोड़ा मे बी आपको बोरिंग भी लगेगा, लेकिन हम देखते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल है। चलो तो पहले बात करते हैं फ्लो प्रोसेसेस की कि भाई फ्लो प्रोसेसेस होती है ओपन सिस्टम में। इसको मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है ना। फ्लो हो रहा है तो फ्लो ऑब्वियसली ओपन सिस्टम में होगा क्योंकि क्लोज सिस्टम में तो कोई मास इन या आउट होता नहीं है। उसके बाद नॉन फ्लो प्रोसेस, नॉन फ्लो प्रोसेस जो होती है वो क्लोज सिस्टम में होती है। क्यों? क्योंकि भाई नॉन फ्लो प्रोसेस में मास इन और आउट नहीं होता। So in this chapter, we will going to study each type of non-flow processes for ideal gases. Look, ये थोड़ा नोट करके रखना। We are going to study this processes, non-flow processes for the ideal gases as a working medium in detail. Okay, because change in various properties and value of energy transfer means heat or work during such processes are necessary for the thermodynamic analysis of many engineering applications. तो ये applications मैंने बताई ना, स्टीम पावर प्लांट है, आपकी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन है, बॉयलर्स है, तो ये सब में ये सब प्रोसेसेस होती है ना। तो हमको उसका थर्मोडायनेमिक एनालिसिस करना पड़ेगा। हमको एनालिसिस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमको एफिशिएंसी फाइंड करनी रहती है isn't it? That is why this kind of processes or the study of this kind of processes are very important. Okay, चलो तो फर्स्ट प्रोसेस लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। उसको और क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके चलो, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं पता है, आपको पता है। कोई मुझे बताएगा? देखो मैं आपको दो फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पीवी डायग्राम है, आपको पीवी डायग्राम पता है ना?
तो मैं 2 फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक मिनट, इसमें से कौन सी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है वो मुझे बता दो। नंबर 1 फिगर, लेफ्ट साइड फिगर या राइट साइड फिगर? सर सेकंड, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड, सेकंड फिगर। किसी को कुछ डाउट इसमें? किसी को कुछ डाउट इसमें? ना सर। ओके ओके। सेकंड जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसको मैं सपोज प्रोसेस 1 और इसको सॉरी स्टेट 1 और स्टेट 2 लूं, तो इसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। और ये पहली वाली कौन सी प्रोसेस है, कोई बताएगा मुझे? शुभम पोद्दार, पहली वाली कौन? हाँ, पहली वाली प्रोसेस कौन सी है? हाँ, हेलो शुभम, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। पहली वाली जो प्रोसेस है वो कौन सी है? ओके गुड, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। गुड गुड। ओके, तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मींस आइसोकोरिक प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। सो हियर द डायग्राम ऑफ पीवी इज शोन इन द फिगर, जिसमें स्टेट 1 है ये और स्टेट 2 है। प्रोसेस इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है जहां पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है। ओके, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। मतलब कि जैसे ऐसे सिस्टम जहां पे आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सिंपल डेफिनेशन है इसकी। ओके, अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं ऐसा, तो आपको डेफिनेशन लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है पीवी और टीएस का। ओके, और उसका एग्जाम्पल लिखना है। अगर 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछते हैं तो उसके आगे भी बहुत कुछ आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे पीवी डायग्राम तो आपको समझ में आ गया। क्या आपको टीएस डायग्राम समझ में आया? मुझे वो अभी वो बताओ। जैसे जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज होगा। isn't it? P is proportional to T, पता है ना ये, है ना? तो अकॉर्डिंग टू दिस लो, एज द प्रेशर इंक्रीज, यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे देखो लिखा है V इज इक्वल टू कांस्टेंट या C। ओके, तो ये लिखना जरूरी रहता है जब आप टीएच डायग्राम बनाते हो तब। ओके, आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अभी उसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपको पता है भाई कांस्टेंट वॉल्यूम के एग्जाम्पल क्या है, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, सिर्फ हम बात कर लेते हैं उसकी। प्रेशर कुकर, बिफोर एनी गैस लीक्स आउट द रिलीफ वाल्व, it's an isocoric process because volume of cooker will be constant. okay, मतलब कि प्रेशर कुकर जो है उसमें से जब कोई गैस बाहर नहीं निकलती है, उसके पहले का जो सिचुएशन, उसका वो वाला सिचुएशन जो है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। चलो, यहां तक कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो बताओ, मैं 5 सेकंड वेट कर रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, चलो, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज that we are finding the relation between PV and T. ओके, अभी वो प्रोसेस से कुछ वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखेंगे, उसमें कितना हीट सप्लाई हो रहा है, हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है वो देखेंगे। तो ऐसी कुछ चीजें जो है वो हमको देखनी है, क्योंकि हमको क्या करना है, थर्मोडाइनमिक एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास क्या है, पीवी और टी, हीट और वर्क, और ये सब चीजें हमको ध्यान से देखनी है। ओके, चलो। तो suppose m kg of ideal gas is heated at constant volume from initial state to final state. ओके, तो यहाँ पे m kg of mass है, सॉरी हाँ m kg of mass है आइडियल गैस का। ओके, जिसको मैं हीट कर रहा हूं एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, जो मैंने ऑलरेडी डायग्राम में दिखाया, फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। ओके, उसका पीवीटी रिलेशन क्या आएगा वो देखते हैं। सो पीवीटी रिलेशन ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस। ओके, नाउ यू नो द कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। आपके पास ये डायग्राम है, पीवी डायग्राम। ओके, जिसमें ऐसी कुछ प्रोसेस है 1 to 2, isn't it? ये 1 to 2 प्रोसेस में
आपका यहाँ पे स्टेट 1 पे और स्टेट 2 पे क्या चेंज हो रहा है वो आपको इक्विलिब्रियम में आएगा। सो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या रहता है, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। ओके, आपको ये पता है कहां से आया, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन से। देखो मैंने यहाँ पे लिखा ही है, इट कम्स फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। सो P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। ओके, सो यहाँ पे सिचुएशन क्या है आपका कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो V1 और V2 कट हो जाएगा, तो अभी क्या रहा, P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। सो प्रेशर को एक साइड लाते हैं और टेम्परेचर को एक साइड लाते हैं, तो आप ऐसा करोगे तो P1 by P2 इज इक्वल टू T1 by T2। ठीक, उसके बाद वर्क डन देखते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या आएगा आपका, उसका जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट वर्क का, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। लेकिन यहाँ पे अब ये डीवी जो है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट रह रहा है, वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट रह रहा है। डीवी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी जो है वो जीरो हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपका जो वर्क आएगा वो जीरो हो जाएगा, isn't it? और तीसरा हीट सप्लाई के बारे में बात करते हैं, हीट सप्लाई ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सो अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑब्वियसली हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे हीट ट्रांसफर फाइंड करने के लिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट जो है वो दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा है हम हीट दे रहे हैं गैस को। ठीक, सो dq इज इक्वल टू dw प्लस du, ये आपको पता है ना। और यहाँ पे ये dw जो है वो तो जीरो है मेरा यहाँ से, तो dw कैंसिल हो जाएगा, जीरो है तो अभी क्या रह गया, dq इज इक्वल टू du। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। नहीं समझ में आया हो तो बताओ, मैं 5 सेकेंड वेट कर रहा हूँ। ओके, क्लियर सो है ना। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए dq इज इक्वल टू du, है ना। स्पेसिफिक हीट वाला देखा था ना, तब भी देखा था, आपको याद हो तो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उसके लिए जब इक्वेशन था एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तब ये du वाला आ रहा था, आपको याद हो तो, है ना। ओके, चलो फोर्थ वन। अभी जब आप सिस्टम में हीट दे रहे हो तो ऐसा तो है नहीं, देखो हमने एक बात डिस्कस की थी, आपको याद हो तो, कि सपोज मैं सिस्टम को पे पर्टिकुलर 5 किलो जूल हीट दे रहा हूँ, कि 5 किलो जूल हीट दे रहा हूँ और वो वर्क दे रहा है 3 किलो जूल, तो बाकी का कहाँ जा रहा है, वो एनर्जी स्टोर हो रही है, विच इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी, सिस्टम के अंदर स्टोर हो रही है, जिसको मैं डेल्टा ई बोलता था। और ये डेल्टा ई जो है वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी रहता था, और हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते थे और बाद में रहता था सिर्फ इंटरनल एनर्जी। सो सम एनर्जी इज गोइंग टू बी स्टोर्ड एज इंटरनल एनर्जी, सो दैट change in internal energy of the system we have to find when the process is constant volume process। okay, तो ये जो है वो आपको पता है, देखो du is equal to cv dt, ये कहां से आया, तो मुझे बताएगा ये कहां से आया, मैंने क्यों डायरेक्टली लिखा है, बताओ मुझे ये कहां से आया, मुझे ये बता दो। du is equal to cv dt कहां से आया, नहीं पता है, मुझे बताना पड़ेगा, मुझे लगा आपको पता होगा। याद आ रहा है कुछ, कौन सी थ्योरी है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, वो थ्योरी के अंदर हमने प्रूव किया था ये वाला, देखो ये तीन चीजें प्रूव की थी, रेड वाली देखो, cv इज इक्वल टू du बाई dt इक्वल टू cv t2 माइनस t1 और du इज इक्वल टू m cv t2 माइनस t। ओके, तो du इज इक्वल टू cv dt। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आए तो मुझे बता, आ रहा है चलो सर, आ तो मैं पहली पीपीटी पे आता हूँ।
सो हैव यू क्लियर्ड कहां से आया ये? चलो ये भी मैंने वही से लिखा। ओके ओके, गुड 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 गुड। और ये भी मैंने वही से लिखा है, यहाँ पे स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी था। आई होप कि आपको ये सब पता होगा। ये स्मॉल यू स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है और कैपिटल इंटरनल एनर्जी है जिसके अंदर मास होता है for the mkg of mass, for the unit kg of mass. I'm not going to discuss again and again this type of thing. So du is equal to mcv t2 minus t1. Now ये जो है cv is equal to r upon gamma minus 1, ये कहां भी आपको पता होगा। हमने, एक मिनट में आपको दिखाई देता हूं भाई। cv is equal to r गामा r अपॉन गामा माइनस 1। ओके, ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन पहले वो देख लेते हैं कि ये कहां से आया। एक बार टैली कर लेते हैं। ये रहा, देखो रिलेशन देखो आप, ये रहा, दिख रहा है दो रेड मार्क। मैंने बोला था जो जो रेड मार्क वाला है, मैंने आपको बोला था, याद हो तो, जो जो रेड मार्क वाला है उसको एक नोट में लिख देना, या फिर उसके पीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। ये भी आएगा जब आप कांस्टेंट प्रेशर का करोगे तो ये भी आएगा, सी पी इज इक्वल टू आर गामा अपॉन गामा माइनस 1। ओके चलो, बाई सीवी इज इक्वल टू गामा होता है, पी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, ये भी बताया था। चलो, सो सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। उसमें ये जो सीवी है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो उससे क्या होगा, m का m रहेगा, du का du रहेगा, और cv की जगह पे r अपॉन गामा माइनस 1 और t2 माइनस t1। ओके, लेकिन ये m मास के लिए है, इसके लिए मतलब 1 kg ऑफ मास के लिए m जो है मेरा वो 1 हो जाएगा, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो m कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका u का वैल्यू in terms of adiabatic index, gamma is your adiabatic index and r मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कुछ भी डाउट हो तो बताओ। दूसरा प्रोसेस आने वाला है विच इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, पीपीटी 10-10 सेकंड के लिए पीपीटी में स्टॉप करूंगा। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। सो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको और बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। जीपीएससी में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का दूसरा नाम बताओ। इजंट इट? मैंने जीपीएससी में एग्जाम दी थी, ये क्वेश्चन आया था कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का, 2016 की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे ऐसी प्रोसेस जहां पे आपका प्रेशर जो है वो सिस्टम के अंदर कांस्टेंट रह रहा है, उसे कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोलते हैं ना। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। अभी देखो यहाँ पे भी हीटिंग हो रहा है, तो जब हीटिंग हम दे रहे हैं तब आपका प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। ओके, और उस टाइम आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इजंट इट? तो ऐसा कुछ प्रोसेस है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो आपने नोट किया होगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में टीएच डायग्राम सेम है, किसी ने नोट किया हो तो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज होगा, सिर्फ P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। ओके, ये एक चेंज है। अभी एग्जाम्पल आप क्या लोगे इसका, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, व्हेन यू पुट पॉट फिल्ड विद द वाटर ऑन स्टव, स्टव है मतलब चूल्हा है, उसके ऊपर आपने एक पॉट रखा है, घड़ा रखा है, देन वाटर विल बॉयल। वाटर हमको हम बॉयल करते हैं, हीटिंग देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर जो है
वो तो एटमोस्फेरिक रहेगा, सो प्रेशर विल बी एटमोस्फेरिक, मतलब कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, ओके। एंड रिलेटिवली कांस्टेंट, बट स्टीम फ्रॉम द बॉइलिंग विल चेंज वाटर्स वॉल्यूम। उससे क्या होता है, आपने उसका पॉट जो है, उसका ढक्कन जो है वो बंद नहीं किया है, तो वो एटमोस्फेरिक प्रेशर रहेगा और बनेगी स्टीम, धीमे धीमे वो भाप बनेगी और भाप हो जाएगी एटमोस्फियर में, तो उसकी वजह से पानी का वॉल्यूम कम होगा। होता है कि नहीं होता है? देखा है किसी ने पानी का वॉल्यूम कम हो जाता है ऐसा, यस है ना? सर, पानी उठ जाता है। यस यस यस। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है और प्रेशर एटमोस्फेरिक रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, क्लियर? और आइसोबैरिक प्रोसेस। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। अभी उसके लिए पीवीटी रिलेशन देखते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए पीवीटी रिलेशन, कैरेक्टरिस्टिक गैस सेम रहेगा, मेरा P1 V P1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, लेकिन यहाँ पे मेरा P1 जो है इज इक्वल टू P2 है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या? V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। देखो ये आपको लिखना है, कौन से लिखा है आपको वैसे लिखना पड़ेगा, दैट P1 इज इक्वल टू P बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, ओके ओके। उसके बाद मैंने V1 V2 को एक साथ लिया, T1 T2 को एक साथ लिया, है ना? नाउ सेकेंड वन, वर्क डन ड्यूरिंग दी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो क्या वर्क हो रहा है वो देखना है, ओके। तो यहाँ पे एक बात मेरी नोट कर लो, मैंने पहले भी बोला था, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं किया है तो कर लेना। आपका पीवी डायग्राम जो होता है, जब भी आपका पीवी डायग्राम होता है, उसकी प्रोसेस हो रही है आपकी 1 to 2, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, सो 1 to 2 लाइक दिस, ओके। तो ऐसी प्रोसेस हो रही है वहां पे, उसके नीचे का जो डायग्राम है, उसके नीचे, सॉरी, इसके नीचे का जो एरिया है, वो क्या बताएगा? किसी को याद है? मैंने बोला था, वो क्या बताएगा? ये वाला जो एरिया है वो क्या बताएगा? ये वाला जो एरिया है वो वर्क डन बताएगा, आपके सिस्टम में कितना वर्क डन हो रहा है, आपकी सिस्टम कितना वर्क डन कर रही है, isn't it? तो वहां यहाँ पे ये जो है वो W बताता है, वर्क डन। और अगर आपका TH डायग्राम है, पीवी की जगह पे आपका TH डायग्राम है, तो उसके नीचे का जो एरिया आता है वो आपका हीट ट्रांसफर बताता है, isn't it? चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये क्वेश्चन भी जीपीएससी में आता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ओके। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। देखो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस नहीं है, तो यहाँ पे कुछ वर्क डन होगा, है ना? तो वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट वर्क फ्रॉम स्टेट 1 to state 2 is the equation having P integration of 1 to 2 PdV, ओके। अभी प्रेशर तो मेरा कांस्टेंट है, तो प्रेशर को मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दे रहा हूँ, रहेगा क्या अभी? सिर्फ और सिर्फ डीवी। अभी डीवी में वॉल्यूम मेरा चेंज हो रहा है ऑब्वियसली, जैसे मैंने बोला पानी का भाप बन रहा है तो वॉल्यूम कम होगा, ओके। तो यहाँ पे आपका वर्क डन क्या होगा? पी का तो पी रहेगा, लेकिन वॉल्यूम स्टेट 1 to 2 जाएगा, तो यहाँ पे डीवी जो है उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वी होगा, क्या होगा? वी, आपको ये पता होगा। और फ्रॉम स्टेट 1 to स्टेट 2, और इसको लिखते हैं, ऊपर का जो होता है वो पहले लिखते हैं, मतलब V2 माइनस V1, ओके। तो यहाँ पे वो मैंने लिखा है, देखो। तो आपका अल्टीमेटली वर्क डन जो आएगा PV2 माइनस V1 किलो जूल आएगा। यहाँ पे नहीं समझ में आया हो तो बताओ। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद देखते हैं दैट वर्क डन। पीपीटी दिख रही है मेरे ख्याल से सबको, है ना? ऑल ऑफ यू गेट, ऑल ऑफ यू गेटिंग द पीपीटी और नॉट? एक मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम यस सर, यस सर। आया। ओके, हम ये वाला देखते हैं।
मैं जो अभी स्लाइडिंग कर रहा हूँ वो दिख रहा है क्या? मैं कुछ यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वो दिख रहा है सबको कुछ? क्योंकि मेरे में नहीं दिख रहा है। नो आगे सर। सर बढ़ते आप थोड़ा सा एरो समझने की सर आपने 2 एरो किया हुआ है वो दिख रहा है, पिंक पर्पल ओके, कलर बस के 2 बस उतना एरो ही किया, आपने। उतना ही। टू एरो, हाँ वो यस दिख यस रहा यस, है। आ गया। मेरे में नहीं हो रहा था, मेरे फोन में नहीं हो रहा था, लैपटॉप में हो रहा है। चलो, तो यहाँ पे ये स्टेप देखते हैं कि ये मैंने कैसे लाया। देखो, आपको पता है अभी W वर्क डन फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज P V2 माइनस V1। ओके, लेकिन हम क्या करते हैं, आपको पता है कि भाई P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2 है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो P को मैं P1 भी लिख सकता हूँ और P2 भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जहां पे V2 है वहां पे मैं P2 लिखता हूँ, और जहां पे V1 है वहां उसके साथ में P1 लिखता हूँ। समझ रहे हो? देखो मैं आपको करके देता हूँ। W इज इक्वल टू P काउंस में V2 माइनस V1 है मेरा। ठीक, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, P को अंदर लेता हूं, काउंस छूटा छूटा कर रहा हूं, सो P V2 काउंस को मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो P अंदर जाएगा दोनों में, P V2 माइनस P V1। ओके, तो ये यहां पे मैं P को P2 ले रहा हूं और यहां पे P को P1 ले रहा हूं, क्योंकि P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2 है। ओके, तो उसके बाद क्या आएगा, that W is equal to MR, क्योंकि P2 V2 माइनस P1 V1 क्या होता है, P2 V2 इज इक्वल टू होता है MR T1 MR T2, सॉरी 2 है तो MR T2 होगा। भाई ये समझ में आ रहा है सबको? PV इज इक्वल टू MRT जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो वहां से मैंने P2 V2 इज इक्वल टू MRT2 लिखा और P1 V1 इज इक्वल टू MRT1 लिखा। ओके, तो MRT2 माइनस T1, दोनों में MR कांस्टेंट है, तो मैंने MR को कांस्टेंट ले लिया, अभी T2 माइनस T1 रहेगा। कुछ भी डाउट हो तो बताओ, मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूं। नहीं समझ में आया हो तो बताओ। पटेल आयुष को समझ में आ गया? पटेल आयुष, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई वो आयुष तारो। सर अभी क्या होगा? तो क्या शुभम पोदार? समझ में आ गया सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आयुष परमार, आयुष परमार, ओके, पटेल आयुष को समझ में आ गया। चलो, आयुष परमार कहाँ पे चला गया भाई? हाँ हाँ सर, बोलो ना। समझा ही गए हो ना हम? हाँ हाँ सर। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी, है ना। तीसरा, हीट सप्लाई ड्यूरिंग द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगेन, जब भी हमको हीट सप्लाई के बारे में सोचना है, हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसका जनरल इक्वेशन है हमारे पास dq इज इक्वल टू dw प्लस du। dw हमने अभी फाइंड किया, जिसको मैं P2 V2 माइनस P1 V1 लूंगा। ओके, और du को मैं U2 माइनस U1 लूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, P2 V2 है उसके साथ U2 को एक साथ लूंगा, और P1 V1 है उसको U1 के साथ लूंगा। तो क्या होगा मेरा, उसके नीचे आप देखोगे तो P2 V2 प्लस U2 माइनस P1 V1 प्लस U1। ओके, और आपको पता है U प्लस PV क्या होता है? पता है ना सबको U प्लस PV क्या होता है कि नहीं पता है? बताओ। खबर ये है हमने सर। थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। एच। हाँ, H होता है ना, एंथैल्पी। एंथैल्पी, हाँ। ओके, सो U प्लस PV इज इक्वल टू H। यस, तो इसमें कुछ भी डाउट हो तो बताओ, मैथमेटिकल डाउट हो तो बताओ। ठीक है, चलो तो मैं आगे बढ़। सो dq इज इक्वल टू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू DH लिख सकते हैं हम। तो dq इज इक्वल टू DH हो गया, ये मैंने ऑलरेडी, किसी को याद हो तो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में, है ना, तो उससे ही हमको ये DH इज इक्वल टू CP dt मिल रहा था।
So ultimately DH is equal to H2 minus H1 is CP T2 minus T1. ये मैं अभी क्या बोलूं, ये सब पता है आपको, आप देख लो, है ना, ये देख लो, ये स्टेप देख लो। उसके बाद मैं आपको बोलता हूं ये सीपी की जगह पे मैंने क्या लिया, आर गैमा डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ओके, तो ये मैंने यहां से लिया जो मैंने आपको पहले पीपीटी में बताया था ना, वो वाला। ओके, उससे मुझे ये वाला मिला। बोलो, कुछ डाउट हो तो बताओ। हेलो अतुल, अभिषेक, हाँ आयुष पर, हाँ आयुष। सर, सीपी इंटू डीपी એ નહીં સમજ પડી સર। सीपी इंटू डीटी कયું स्टेप? ડીટી, હા આ ઉપર વાળું સીપી ડીએચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સીપી ઇન્ટુ ડીટી। ओके, આ રહ્યો સ્ટેપ આઈ થિંક। એટલે જ નહીં સમજ પડી સર। આપણે પ્રૂવ કરેલું એ છે, dq ઇઝ ઇક્વલ ટુ dh આવ્યું ને, બરોબર? તો dq ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? dq ઇઝ ઇક્વલ ટુ c ઇન્ટુ ડેલ્ટા t થાય, બરોબર? અથવા dt, ચાલ આપણે dt રાખીએ, c ઇન્ટુ dt। હવે જ્યારે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પ્રોસેસ હોય તો dq ને આપણે dh લખી શકીએ, બરોબર, હે ના? પણ આપણે એ છે સ્મોલમાં લખીએ છીએ, સ્પેસિફિકના ટર્મમાં લખીએ છીએ, તો આને હું સ્મોલ dh લખી શકું। ઓકે, અને જો કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પ્રોસેસ હોય અને જ્યારે dq ને આપણે dh લખીએ ત્યારે c ને cp લખી શકીએ, બીકોઝ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પ્રોસેસ છે તો એના માટે સ્પેસિફિક હીટ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પર આવશે, સો વી કેન રાઇટ cp અને dt। ના સમજાયું હોય સર આઈડિયલ ગેસની પીપીટી છે, બરોબર, એની અંદર સ્પેસિફિક હીટ એટ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર જોઈ લે, જો આ રહ્યું, બરોબર, આના પરથી બધું છે, બધું જ આના પરથી છે। તો હું તમને આજે આઈડિયલ ગેસની પીપીટી હું સેન્ડ કરી દઉં છું। આ રેડ માર્ક વાળા જેટલા પણ છે ને એ થોડું મગજમાં ફિટ કરી દો, બરોબર, તો તમને ઓર થોડું સમજાશે। ઓકે, ચલો। બીજું કઈ નહીં સમજાયું હોય એવું ધ્યાનથી જોઈ લો, વાંધો નહીં, હું હજુ વેઇટ કરું છું, કારણ કે આમાં છે ને કઈ સમજાવવા જેવું છે નહીં, મેથેમેટિકલ સ્ટેપ્સ છે જે પ્રીવિયસલી સમજાવ્યા કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ પ્રોસેસમાં, એવી જ રીતના આમાં છે। તમે થોડું જાતે જુઓ ને મને કહો। अतुल, अभिषेक, अतुल अभिषेक को कुछ? मैं आगे बढ़ूं? क्या समझूं, मैं आगे बढ़ूं? હા સર। ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कहाँ पे आ गया? हाँ, अतुल, अतुल कुछ बोल रहा है। हाँ अतुल बोलो, उसकी आवाज वो चैट कर रहा है। हेलो। ओके, हाँ बोलो अतुल, बोलो। हाँ, सुनाई दे रहा है सर आप? हाँ अभी सुनाई दे रहा है। अच्छा सर, मैं बोल रहा था ना कि मतलब ये समझ में आ रहा है, और लेकिन सर ना वो जो आपने पिक्चर भेजा है ना, पिक, अच्छा, हाँ तो वो कल कल वाला। हाँ तो उसके बारे में सर डिस्कस करना है, तो लास्ट में सर 2 मिनट दीजिएगा।
ओके 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 ओके, ठीक है, चलो। उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो यहाँ पे जो मैंने पीपीटी बनाई है उसमें क्या डिफरेंस आएगा? आपको लग रहा है कि ये मैंने सही बनाई है पीपीटी? बोलो। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, उसके लिए मैंने ये कुछ पीपीटी बनाई है, तो आपको क्या लग रहा है कहाँ पे मैं गलत हूँ? सर डीयू नहीं डीई આવે ને સર? बीई आवे? हाँ सर इंटरनल एनर्जी था ને? ઓકે, ઇન્ટરનલ એનર્જી છે, ઇન્ટરનલ એનર્જી તો રહેવાની જ છે। बोलो, मैं कहाँ पे गलत हूँ बताओ, कि मैं गलत नहीं हूँ, ये सही है। सर सर बोलो बोलो। प्रेशर बोलो। के लिए, हाँ, कांस्टेंट प्रेशर के लिए है। तो सर वो सी लिखा है ना, उसके जगह पे पी रहे। क्या लिखा है, क्या लिखा સીવી है? લખેલું છે સર। सी भी लिखा है ना, उसके जगह पे सीपी रहेगा। सीवी की जगह पे सीपी आएगा, ऐसा बोल रहे हो? ऐसा बोल रहे हो आप? तो सीपी आता है अगर मेरा सीवी की जगह पे। हेलो, आपको आवाज आ रही है? वो कॉल आया था। अगर मैं यहाँ पे सीवी की जगह पे सीपी लिखूंगा तो यहाँ पे थोड़ी डीयू आएगा फिर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं सीवी की जगह पे सीपी लिखता हूँ तो डीएच आएगा, वो तो एंथैल्पी चेंज हो गया मेरा, यस। है ना? तो बोलो मैं कहाँ पे गलत हूँ? एक्चुअली मैं गलत हुई नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, आपका दिमाग चलाने के लिए थोड़ा बोला। इंटरनल एनर्जी रहता है ना, इंटरनल एनर्जी का चेंज वो हमेशा स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम के बेस पे ही रहता है। सो हमने जो कांस्टेंट वॉल्यूम में देखा, ओके, ये वाला द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, 5 मिनट बाकी है, तो वो सेम इसमें आएगा कांस्टेंट प्रेशर में। समझ रहे हो? तो ये आपको एक बात बतानी थी, तो सेम आएगा। ओके, चलो तो अभी यहाँ तक रखते हैं। ओके अभी एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 2 मिनट, फिर स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि और एक दो ओके। काम है, थोड़ा कंप्लीट करना पड़ेगा दूसरे लेक्चर से पहले। हाँ तो बोलो, क्या है क्वेश्चन सर आपका? वो कल मैंने डाला था वो जो सर आर्किट क्षेत्र है, आर्किट, आर्कटिक रीजन। हाँ हाँ हाँ। तो सर वो आर्किट क्षेत्र क्या होता है, मतलब उसमें उसके बारे में मुझे नहीं आर्कटिक पता। रीजन में ऐसे रीजन आते हैं जैसे हमारा क्या कैसा एशिया बोलते हैं, उसी तरह आर्कटिक रीजन आता है। उसमें ठंडा ठंडा प्रदेश बोलते हैं उसको, जहाँ पे मतलब ठंडी ज्यादा रहती है ना? तो मतलब ठंडी ज्यादा रहती है, ऐसा रीजन कौन सा है? यूएसए है, स्वीडन है ना? ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे ठंड ज्यादा रहती है, वो उसको वो आर्कटिक रीजन में आता है। वहां पे ठंड ज्यादा रहती है और उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे टेम्परेचर मेजरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर अल्कोहल आएगा, और अल्कोहल यस क्यों आता है वो आपको फाइंड करना है। मुझे तो आंसर पता है, लेकिन अल्कोहल क्यों आएगा वो आप थोड़ा सर्च करो। ओके, फिर मुझे सर। बताना। मैं तो अभी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, सर लेकिन थोड़ा मेरे खुद को से ऐसा सर्च लग करो। रहा था सर हाँ कि सर ये जो पारा तो काम करेगा ही नहीं वहां पे, क्योंकि जम जाएगा। हाँ, और एग्जैक्टली देखो, आप सही जा रहे हो, और मैं हिंट भी यही दूंगा कि आप अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट, ये मर्क्यूरी, अल्कोहल, लिक्विड क्रिस्टल, और ये जो चौथा कुछ था इंफ्रारेड, है ना? तो अल्कोहल और पारा, मर्क्यूरी, दोनों का आप फ्रीजिंग पॉइंट देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों अल्कोहल आता है ना? फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स गुजराती में उसको गलन बिंदु बोलते हैं। जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है, कोई गलन बताएगा? हमने बात की थी। हाँ, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है? 0। हाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? पानी નું ગલન બિંદુ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर।
એ રીતના આલ્કોહોલનું જોજો તમને આન્સર થોડો થોડો આઈડિયા આવી જશે. ઓકે, પછી ચોક્કસ સર. ડિસ્કસ કરીશું. चलो सर इसीलिए नहीं और कुछ सर हो तो बताओ, वरना मैं कैंसिल मतलब लीव करता इसीलिए हूँ. तो मैं हाँ सर जिसको प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डाउट सभी क्लियर है, आज का लीव कर के अंदर लीव कर. हाँ हाँ बोलो बोलो. आ रही है हेलो मुद्दा तुम्हारी कुछ. हेलो सर हाँ बोलो, अभी आई अभी आई. हाँ ये सर ये तो नहीं कि सर ये जो ठंडी इलाके में सब लोग वहाँ के लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं कि मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसी ऐसे जगह में बहुत अल्कोहल हाँ अल्कोहल की बिक्री बहुत ज्यादा होती है, मास प्रोडक्शन होता है और सब बहुत पीते हैं. हाँ वहाँ आपने जो राइट, ये राइट है. एक्चुअली हमारे आर्मी वालों को भी कुछ पर्टिकुलर वहाँ पे अल्कोहल पीते हैं. जैसे हमारा सियाचिन एरिया है, वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी हाँ रहती है, सर -20-30 डिग्री तक चला जाता है. तो वो लोगों को बॉडी में हीटिंग करने के लिए ड्रिंक देते हैं. करते हैं. हाँ सर यस सरकार सर, यस सर. उनको खुद शामिल देती है. लेकिन Of वो course. लोगों मतलब इतना ज्यादा नहीं पीते हैं. हमारे यहाँ पे तो क्या है कि जो मतलब थोड़ा रफली बात करूं तो जो ड्रिंक करते हैं वो अबोव द लिमिट कर लेते हैं. लेकिन वो लोगों का, वो आर्मी वाले रहते हैं, वो उसको पता रहता है कितना कंटेंट मुझे लेना है, कितना मास मुझे बॉडी में डालना है ना. वो लोग सब हाँ टेक्निकली हाँ चलते हैं और वो विथ रीजन पीते हैं, ऐसे नहीं है. ओके. हाँ बोलो. यस सर. हाँ हाँ, तो ये थोड़ा सर्च करना. ओके, मैं एंड करता हूँ मीटिंग.